आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CGPSC प्रीलिम्स के लिए टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन जो है ना, सुबह जो 7 बजे वाला जो सीरीज है ना 10 क्वेश्चन वाला, उससे मैंने उठाया है क्योंकि मेरे पास जो है काफी सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन हो गया है। तो ये जो है आपके CGPSC प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। तो यहां पहला कथन है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा को कोसली के नाम से जाना जाता था। तो छत्तीसगढ़ की जो प्राचीन भाषा है, पहले पुरानी भाषा, तो उसको कोसली कहा जाता था। देखो क्या था कि छत्तीसगढ़ को कोसल कहते थे, कोसल अथवा दक्षिण कोसल, और इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कोसली, कोसल। जैसे अभी छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली बोली छत्तीसगढ़ी, ऐसे ही। तो ये बिल्कुल सही है। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ी को संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग की जा रही है। ये भी ठीक है। उसके बाद बोल रहा है, छत्तीसगढ़ की अपनी पृथक लिपि है। तो ये गलत है भाई, छत्तीसगढ़ी की अपनी पृथक लिपि नहीं है। छत्तीसगढ़ी भाषा को हम जो है हिंदी में ही लिखते हैं, मतलब देवनागरी में। तो यहां पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो कूट देख लेते हैं। 1 और 2 सही है और कथन 3 गलत है। तो स जो है आपका उत्तर होगा। आजकल इस तरह से ऑप्शन दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है, किस गुफा में स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट प्रकार की आकृतियां देखने को मिलती है। तो इस तरह की आकृतियां कहां देखने को मिलती है भाई? तो ये आपको देखने को मिलेगा कुटुमसर की गुफा में। कुटुमसर की गुफा, ये जो कुटुमसर की गुफा है कहां पर है? बस्तर जिले में जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर। ये जो आकृतियां है ना, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट, जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर, और जो दूसरी गुफाएं हैं वहां पर भी इस तरह की आकृतियां देखने को मिलता है। जैसे कैलाश गुफा है, वहां पर दंडक गुफा है, तो उनमें भी इस तरह की आकृतियां देखने को मिलता है। ये जो आकृतियां हैं, ये चूना, जो चूना है ना, चूना उसके रिसाव के कारण बनता है। चूना और पानी जब मिलते हैं फिर वो जो रिसने लगता है, उसी से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से किस जाति के लोग गोंड राजाओं के मंत्री हुआ करते थे? पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो प्रधान जाति के लोग हैं ना, ये पहले जब गोंड राज्य हुआ करते थे तो वहां पर मंत्री के रूप में कार्य करते थे। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ की किस बोली पर मराठी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है? मराठी महाराष्ट्र में बोला जाता है ना, तो मराठी भाषा का सबसे ज्यादा प्रभाव जो है हल्बी बोली में देखने को मिलता है, जो बस्तर अंचल की संपर्क बोली है। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश काल के दौरान नियुक्त किस ब्रिटिश अधीक्षक की मृत्यु उसके कार्यकाल में हुई थी? तो देखिएगा, जो कैप्टन एडमंड है ना, ये जो प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक था जिसकी नियुक्ति 1818 में हुई थी, तो इसकी मृत्यु जो है कार्यकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हीरालाल काव्योपाध्याय द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ी व्याकरण का प्रथम संशोधित संस्करण का प्रकाशन किसने करवाया था? तो देखो, हीरालाल काव्योपाध्याय जी ने, इन्होंने जो है ना अपना क्या कहते हैं, वो लिखा था छत्तीसगढ़ी व्याकरण। तो इस छत्तीसगढ़ी व्याकरण का जो प्रथम प्रकाशन है वो तो 1890 में हुआ था। जो जॉर्ज ग्रियर्सन है ना, ये इसने जो है 1890 में इसका प्रकाशन करवाया था। लिखा कब गया था? तो 1885 में इसको लिखा गया था, हीरालाल काव्योपाध्याय द्वारा। प्रकाशित हुआ 1890 में। उसके बाद बोल रहा है, प्रथम संशोधित संस्करण। तो इसका जो पहला संशोधित संस्करण, मतलब थोड़ा सा सुधार उधार करके पहली बार कब प्रकाशित किया गया? तो यह प्रकाशित हुआ 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है, किसने करवाया था? तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे, पंडित लोचन प्रसाद पांडे द्वारा इसका जो है पुनः संस्करण प्रकाशित करवाया गया, संशोधित संस्करण, वर्ष 1921 में। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किनका जन्म सेवाग्राम आश्रम वर्धा में हुआ था? देखो, ये जो सेवाग्राम आश्रम है वर्धा में महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया था ना, तो यहां पर हमारे छत्तीसगढ़ के किसी व्यक्तित्व का जन्म
हुआ था, तो उसका नाम आपको बताना है। देखो जो स्वामी आत्मानंद है, जिनके बचपन का नाम तुलेंद्र मिलता है ना, तो इनका जो बचपन है, बाल्यावस्था है, वो सेवाग्राम आश्रम में व्यतीत हुआ था। इनके जो पिता थे ना, वो एक शिक्षक थे, और एक शिक्षक के रूप में इनका जो नियुक्ति है सेवाग्राम आश्रम में होता है, तो वो वहां चल देते हैं। उनके साथ इनके बेटे स्वामी आत्मानंद मतलब तुलेंद्र, वो भी जाते हैं। गांधी जी के साथ काफी अच्छे मेमोरीज इनके हैं, फोटो वगैरह भी हम देखते हैं ना, बच्चों के साथ हैं गांधी जी, तो उनमें तुलेंद्र भी हैं, मतलब स्वामी आत्मानंद। लेकिन इनका जन्म जो है ना सेवाग्राम आश्रम में नहीं हुआ था। इनके छोटे भाई कौन है भाई? स्वामी आत्मानंद जी के छोटे भाई तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, वही जिन्होंने अरपा पैरी के धार महानदी है अपार वाला जो गीत है ना, हमारे छत्तीसगढ़ का राज्य गीत, उसकी रचना की थी। तो नरेंद्र देव वर्मा जी का जो जन्म है सेवाग्राम आश्रम वर्धा में हुआ था। तो ध्यान रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। और स्वामी आत्मानंद जी, नरेंद्र देव वर्मा दोनों भाई हैं, और स्वामी आत्मानंद जी का बचपन जो है सेवाग्राम आश्रम में बीता था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस कलचुरी शासक के अभिलेख में इस क्षेत्र को दक्षिण कोसल कहा गया है? तो भाई जो जाजल्लदेव प्रथम है, इसके रतनपुर अभिलेख में इस क्षेत्र को दक्षिण कोसल लिखा गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ के पहुंच विहीन क्षेत्रों में किस प्रकार के ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है? पहुंच विहीन क्षेत्र, इससे तात्पर्य है ऐसे क्षेत्र जो पर्वत, पहाड़, जंगल इससे घिरे हुए हो, जहां पर आसानी से जाया न जा सकता हो, सड़क सुविधा न हो, मतलब कि जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, जो अधिकतर इस तरह के क्षेत्रों में रहते हैं, तो वहां पर जो है किस तरह के ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है? तो यहां पर देखिएगा सरकार द्वारा ही जो सौर ऊर्जा है ना, जो सोलर एनर्जी, सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है, और उन स्थानों पर सोलर पैनल वगैरह लगवाया जा रहा है, उससे जो है विद्युत उत्पादित हो रहा है, और बाकी काम उससे किया जा रहा है, सौर ऊर्जा। और हमारे छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो तापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए बोल रहा है। पहला कथन दिया है, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्र पठारों के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही है, भौगोलिक क्षेत्र जो है ना, मतलब सबसे ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र पठारों के अंतर्गत आता है। जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ दक्कन जैव क्षेत्र में आता है, डेक्कन, तो ठीक है ये भी। छत्तीसगढ़ भारत के प्रायद्वीपीय उच्च भाग के अंतर्गत आता है, ये भी ठीक है। मतलब यहां पर जो है तीनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। तो ये जो है ना सभी कथन सही है, ये आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कमल विहार पैलेस किस स्थान पर स्थित है? तो भाई कमल विहार पैलेस ये कहां पर स्थित है? तो इंपॉर्टेंट है, कमल विहार पैलेस जो है ना खैरागढ़ में स्थित है। जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है ना, वो इसी कमल विहार पैलेस में स्थापित है। ये ना खैरागढ़ के राजाओं की मतलब खैरागढ़ के राजाओं का ये राजमहल हुआ करता था। तो जो खैरागढ़ के जो अंतिम राजा थे ना, जो क्या नाम था उनका, महाराजा वीरेंद्र बहादुर सिंह, उनकी पत्नी थी महारानी पद्मावती देवी, तो इन दोनों ने अपने महल को विश्वविद्यालय के लिए सौंप दिया। तो कमल विहार पैलेस, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किनका संबंध स्वामी आत्मानंद जी से था? अच्छा, ये क्वेश्चन पीछे मैंने बताया ना, नरेंद्र देव वर्मा, ये जो है स्वामी आत्मानंद जी के छोटे भाई थे। अगला क्वेश्चन दिया है, पंक्ति तोड़ो आंदोलन के प्रणेता कौन थे? पंक्ति तोड़ो आंदोलन, देखो क्या होता था ना पहले, अगर मान लो गांव में किसी के यहाँ कुछ भी प्रोग्राम होता है, किसी के यहाँ शादी ब्याह कुछ भी हो, तो वहां पर जो है ना अलग अलग जाति के लोग भी आएंगे, जो गांव के लोग, एक ही जाति के लोग भी आएंगे, दूसरे जाति के लोग भी आएंगे, तो वहां पर जो है ना अलग अलग जाति के लोगों के बैठने के लिए अलग अलग व्यवस्था होती थी। इसके अलावा जो भी दूसरे कार्यक्रम होते थे उनमें भी कुछ कुछ ऐसे ही व्यवस्था होती थी। तो जो पंडित, जो अपने डॉक्टर खूबचंद बघेल है, उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज उठाया और पंक्ति तोड़ो आंदोलन चलाया। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, ये नहीं है, ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी हैं शायद, ये यहाँ पर नहीं, खूबचंद बघेल जी हैं, हाँ खूबचंद बघेल जी ही हैं ये, ठीक है। खूबचंद बघेल जी ने पंक्ति तोड़ो आंदोलन चलाया था, ये मतलब छुआछूत दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से मुख्यमंत्री पहले एक प्रशासनिक अधिकारी थे? प्रशासनिक अधिकारी मतलब जो आईएएस आईपीएस उस तरह से। तो जो अजीत प्रमोद कुमार जोगी है ना, ये पहले एक प्रशासनिक अधिकारी थे, कलेक्टर रह चुके थे आईएएस, और अभी मेरे ख्याल से इन पर कोई मूवी वगैरह भी बन रही है ना।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन की मृत्यु सड़क हादसे में हुई थी। देखो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक बार सीजीपीएससी में पूछा गया था, हमारे भारत के जो क्रांतिकारी है ना, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तो इनकी मृत्यु किस तरह से हुई थी। जोड़ी मिलाओ के रूप में दिया गया था, किसको फांसी हुई थी, किसको गोली के कारण मरा था, कौन भूख के कारण मरा था, इस तरह से। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा जो विद्याचरण शुक्ल हैं, इनकी मृत्यु जो है ना, कहाँ, ये नक्सल हमला में मारे गए थे, जो झीरम घाटी हमला है ना वर्ष 2013 में, तो वहाँ इनको गोली मारा गया था। बाद में दिल्ली में वेदांता हॉस्पिटल में इनकी डेथ हुई। मिनी माता, ये हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। शंकर गुहा नियोगी, इनकी हत्या हुई थी। उसके बाद जो स्वामी आत्मानंद है, इनकी मृत्यु सड़क हादसे में हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन रायगढ़ रियासत में दीवान के पद पर थे। मतलब जिस समय रायगढ़ एक रियासत हुआ करता था, तो वहां पर कौन दीवान के रूप में थे। तो बलदेव प्रसाद मिश्र, ये जो है ना लंबे समय तक रायगढ़ में अलग अलग पोस्ट पर थे और वहां के दीवान भी थे। दीवान सबसे बड़ा पोस्ट होता था। अगला क्वेश्चन दिया है, नागलीला किसकी रचना है। नागलीला, देखो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की एक रचना है दान लीला, मिलता जुलता है ना, दान लीला नागलीला। तो ये जो नागलीला है, ये गोविंद राव विट्ठल जी की रचना है। किन की रचना है, गोविंद राव विट्ठल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन एक श्रमिक नेता थे। तो भाई श्रमिक नेता कौन थे, तो शंकर गुहा नियोगी, जिनकी हत्या हुई थी ना, ये एक श्रमिक नेता थे। उद्योगपतियों के विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाया था, श्रमिकों के शोषण के विरुद्ध, तो इसी कारण उद्योगपतियों द्वारा इनकी हत्या करवा दी गई थी। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश राज्य का अंग रहा, कब से कब तक रहा, यह आपको बताना है। तो देखो जो मध्य प्रदेश है वो 1 नवंबर 1956 को बना और छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 को। तो ये आपका उत्तर होगा द, मतलब कि 1 नवंबर 1956 से 1 नवंबर 2000 तक छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का अंग रहा। 44 वर्ष, वर्ष भी पूछा गया कितने साल रहा है, तो 44 वर्ष। अगला क्वेश्चन दिया है, सुमेलित करने को बोल रहा है। तो देखते हैं, एक तरफ जो है ना छत्तीसगढ़ी में दिशाओं के नाम दिया हुआ है, मतलब छत्तीसगढ़ी में दिशाओं के नाम। तो उगती जो है ना पूर्व को बोला जाता है, इसको उत्ती भी बोलते हैं शायद, उत्ती, हाँ। पूर्वी क्षेत्र को कहा जाता है जिस तरफ से सूर्य उगता है। उसके बाद रक्षहु, ये दक्षिण को बोला जाता है, बस्तर क्षेत्र को। भंडार, ये उत्तरी क्षेत्र को बोला जाता है। बुड़ती जो है पश्चिमी क्षेत्र को, जिस तरफ सूरज डूबता है। तो कूट हो जाएगा आपका 1 2 3 4, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, 1 2 3 4 कूट। तो ये आपका उत्तर होगा अ। अगला क्वेश्चन दिया है, बलदेव प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक है। बलदेव प्रसाद मिश्र ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, ये आपको बताना है। तो इनकी पुस्तक है भाई छत्तीसगढ़ परिचय। छत्तीसगढ़ परिचय इनकी रचना है बलदेव प्रसाद मिश्र जी की। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ के सिपाही विद्रोह के नेता हनुमान सिंह ब्रिटिश सेना में किस पद पर थे। तो ये थे भाई मैगजीन लश्कर के पद पर, और इन्होंने जो है अपने ब्रिटिश अधिकारी सिडवेल की हत्या की थी, सिडवेल। और यहाँ पर जो हनुमान सिंह जी थे, उनके जो 17 साथी थे जो गिरफ्तार कर लिए गए थे, उनको मृत्यु दंड दे दिया गया, लेकिन हनुमान सिंह पकड़े नहीं गए। अगला क्वेश्चन दिया है, सलवा जुड़ूम से जुड़े प्रमुख नेता थे। देखो सलवा जुड़ूम क्या है, तो बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद के विरुद्ध एक आंदोलन था जिसको शुरू किया था किन्होंने, तो महेंद्र कर्मा ने, जिनकी हत्या वर्ष 2013 में झीरम घाटी में नक्सलवादियों द्वारा कर दी गई थी। सलवा जुड़ूम के कारण ही इनकी हत्या हुई थी। तो सलवा जुड़ूम नक्सलवाद के विरुद्ध महेंद्र कर्मा जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया है, माधवराव सप्रे जी द्वारा नागपुर से प्रकाशित हिंदी केसरी मुख्यतः मूलतः किसका हिंदी संस्करण था। तो माधवराव सप्रे ये जो है नागपुर से एक पत्रिका निकालते थे हिंदी केसरी, जो कि अपने बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा संपादित केसरी का हिंदी अनुवाद था। केसरी जो है ना मराठी भाषा में प्रकाशित होता था, तो इसको हिंदी भाषा में प्रकाशित करने का जो श्रेय है वो जाता है माधवराव सप्रे जी को, हिंदी केसरी नाम से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने दुर्ग कचहरी में आगजनी की, मतलब दुर्ग कचहरी में आग लगा दिया था। कौन थे भाई ये थे रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल। रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, तुर्की किस पर्व से संबंधित है। तो देखिएगा तुर्की ना, अभी भी काफी सारे बच्चे जो है ना तुर्की को दशहरा बता रहे हैं। तो देखिए तुर्की का संबंध जो है रथ यात्रा से है, मतलब गोंचा से।
बस्तर के गोंचा से। आप जो है गूगल कर लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, इसका संबंध जो है गोंचा अर्थात रथ यात्रा से है, जो कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, देवरानी जेठानी का मंदिर किस राजवंश के काल में निर्मित हुआ है? तो भाई ये सरभपुरीय वंश के काल में बना है। आप इसको गुप्तकालीन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस समय भारत में गुप्तों का शासन था। अगला हम देखते हैं, गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ये कंवर जनजाति के थे, मेरे ख्याल से 2019 या 18 में आया था। अगला क्वेश्चन है, खैरागढ़ किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो खैरागढ़ जो है ना, संगीत नगरी खैरागढ़, ये मुस्का, पिपरिया और आभनेर के संगम पर बसा हुआ है। मतलब ये कोयरा जिसमें नहीं आएगा, बाकी मुस्का, पिपरिया, आभनेर, 1 2 4, 1 2 4, ये जो है आपका उत्तर होगा 1 2 4। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिसाहू साहू का संबंध है, बिसाहू कहां से बोल दिया मैं, शिवाक्ष साहू, शिवाक्ष साहू का संबंध है। तो भाई ये तैराकी से संबंधित है, स्विमिंग, गोल्ड मेडल भी इन्होंने दिलवाया था। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किनका जन्म असम में हुआ था? तो असम में किनका जन्म हुआ था? तो मिनी माता का। असम में कोई नुआ गांव करके जगह है, वहां शायद इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से जैविक जिले हैं? तो देखो जैविक जिले, हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों को जैविक जिला घोषित किया गया है और बाकी शेष जिलों के कुछ विकास खंडों को जैविक जिला बनाया गया है। तो देखिएगा, जो दंतेवाड़ा है, सुकमा है, नारायणपुर है, गरियाबंद है, बीजापुर है, ये सभी जो है जैविक जिला है। तो बस्तर संभाग के जो 5 जिले हैं वो जो है जैविक जिले हैं, और बाकी जो है ना गरियाबंद, वो आपका अलग हो जाएगा। तो इसको देख लेना। हाँ, तो यहां आपका कूट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये जो है आपका कूट होगा। मतलब 1 2 3 4 5 सभी जो है आपका आंसर होगा। ये जो 5 जिले हैं वो जो है आपका क्या कहते हैं, जैविक जिले हैं, 1 2 3 4 5 सभी जिले। अगला क्वेश्चन दिया है, बाबू रेवाराम के अनुसार किस कलचुरी शासक के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का विभाजन हुआ? तो छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का विभाजन बाबू रेवाराम के अनुसार वीर सिंह देव के समय, क्योंकि जो बाबू रेवाराम थे ना, उन्होंने कलचुरियों के अंधकार युग का इतिहास लिखा है, तो उसी में इन्होंने बताया है कि वीर सिंह देव के समय कलचुरियों का विभाजन हुआ। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। पहला कथन है कि प्रथम मिल मजदूर आंदोलन के समय वीवी गिरी का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था, बिल्कुल ठीक है ये। दूसरा दिया है, द्वितीय मिल मजदूर आंदोलन हिंसक हुआ था। ध्यान रखना, जो दूसरा मजदूर आंदोलन है ना, उसमें पुलिस ने बर्बरता दिखाई, मतलब उसमें हिंसा हुई, एक मजदूर मारा भी गया शायद। हाँ, और जो तीसरा मिल मजदूर आंदोलन है, तृतीय मिल मजदूर आंदोलन के बाद मिल को बंद कर दिया गया, मतलब भाई न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी वाला कहावत है, तो ये भी सही है। तीसरे मिल मजदूर आंदोलन के बाद मिल को ही बंद कर दिया गया, तो तीनों ही कथन यहां पर सही होंगे, तो आपका उत्तर होगा द। अगला क्वेश्चन दिया है, टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? टोनही मतलब जादू टोना करने वाली महिला, तो यह अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 2005 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करने को बोला जा रहा है। पहला कथन दिया है, दक्षिण कोसल नाम का उल्लेख प्राचीन धार्मिक ग्रंथों व शिलालेखों में मिलता है। तो देखो क्या बोल रहा है, जो दक्षिण कोसल है ना, उसके नाम का जो उल्लेख है प्राचीन कालीन धार्मिक ग्रंथों और शिलालेखों में मिलता है, बोल रहा है कौन सा नाम? दक्षिण कोसल। तो देखिएगा ये सही कथन है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथ की अगर हम बात करें तो रामायण में जो है छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा गया है, और कलचुरी वंश के शासक जाजल देव के रतनपुर अभिलेख में भी इस क्षेत्र को दक्षिण कोसल कहा गया है, तो ये ठीक है। उसके बाद दूसरा बोल रहा है, कोसल नाम का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों एवं शिलालेखों में मिलता है, ये भी सही है। देखो जो कोसल नाम है ना, इसका उल्लेख महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में किया है, और जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें भी इस क्षेत्र को कोसल कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है ना, तो ये 2 कथन सही है, पहला दूसरा। उसके बाद बोल रहा है, महाकोसल नाम का उल्लेख प्राचीन धार्मिक ग्रंथों एवं शिलालेखों में मिलता है। तो देखो महाकोसल जो नाम है ना, ये आधुनिक काल में निकल करके सामने आया था। जो इतिहासकार अलेक्जेंडर कनिंघम था, उसने छत्तीसगढ़ को महाकोसल कहा, तो ये कथन आपका गलत होगा। किसी भी प्राचीन ग्रंथ या फिर शिलालेख ताम्रपत्र में महाकोसल नाम नहीं मिला है। उसके बाद बोल रहा है, छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख प्राचीन धार्मिक ग्रंथों या फिर शिलालेखों में मिलता है, तो ये भी गलत है भाई। छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख जो है कुछ मतलब ग्रंथों में जैसे मिलता है, मध्यकालीन कुछ साहित्य में देखने को मिलता है,
लेकिन प्राचीन समय में कहीं भी छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख नहीं मिला है, किसी अभिलेख ताम्रपत्र में भी कहीं इसका जिक्र नहीं है। तो यहां पर जो है पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 2 सही है लेकिन 3 4 गलत है। तो ये जो अ है ना, ये आपका उत्तर होगा अ। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है। मैंने शायद ना इस वाले क्वेश्चन का कुछ गलत आंसर बता दिया था। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानंद होगा, गजानंद, गजानंद या गजानन भी लिखता है, मेरे ख्याल से दोनों ही नाम देखने को मिलता है। तो गजानंद माधव, गजानन माधव यही होना चाहिए, गजानन माधव मुक्तिबोध, जिनको छत्तीसगढ़ का नीलकंठ भी कहा जाता है ना, तो इनको जो है प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से मनियारी नदी की सहायक नदियां हैं। निम्न में से मनियारी नदी की सहायक नदियां हैं तो आगर है, टेसुआ है, घूंगा है, छोटी नर्मदा है। ये सब जो है मनियारी नदी की सहायक नदियां हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4 अ उत्तर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस शक्कर कारखाने में गन्ने के भूसी से विद्युत उत्पादन किया जाता है। गन्ने की भूसी अर्थात जो अपशिष्ट है, अवशिष्ट, उससे जो है विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। 6 मेगावाट विद्युत जो है तैयार किया जाता है। कहां पर है भाई ये होता है आपका भोरमदेव शक्कर कारखाने में, भोरमदेव शक्कर कारखाना। अगला क्वेश्चन दिया है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का लिंगानुपात है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के लिंगानुपात से अधिक, भारत के लिंगानुपात से कम, भारत के लिंगानुपात से अधिक है ना, यही आपका उत्तर होगा। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है ना, कुछ 943, हाँ 943 है। और छत्तीसगढ़ में कितना है? 991। तो भारत के लिंगानुपात से अधिक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन जो है घुमा फिरा करके पूछता है। अगला क्वेश्चन दिया है, प्राचीन कालीन किस विदेशी यात्री ने सिरपुर की यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांत में इस क्षेत्र का उल्लेख भी किया है। तो भाई ये जो है ना वेनसोंग, वेनसोंग ये जो है हर्षवर्धन के समय भारत आया था और छत्तीसगढ़ की भी इसने यात्रा की थी। छत्तीसगढ़ में इस समय कौन से शासक थे? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन, पांडु वंश के शासक। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। समुद्रगुप्त ने छत्तीसगढ़ के शासकों को पराजित किया था। ठीक है, ये जो अपना क्या कहते हैं, जो कौशल नरेश महेंद्र सेन को पराजित किया और महाकांतर के शासक व्याघ्रराज को परास्त किया। उसके बाद बोल रहा है, समुद्रगुप्त ने छत्तीसगढ़ को अपने साम्राज्य का अंग बना लिया था। नहीं, जो समुद्रगुप्त था ना, मतलब ये कथन गलत है, ये कथन गलत है। तो जो समुद्रगुप्त है उसने अपने साम्राज्य का अंग नहीं बनाया था। समुद्रगुप्त की नीति क्या थी कि वो जो है युद्ध में जीत लेता और उसको वापस कर देता था। तो ये वाला गलत होगा। समुद्रगुप्त ने छत्तीसगढ़ में अपने पुत्र चंद्रगुप्त को प्रशासक नियुक्त किया था। ये भी गलत है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो 1 सही है, 2 3 गलत है। तो यहां आपका उत्तर होगा केवल कथन 1 सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, गांधी जी के द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन का कारण क्या था। तो गांधी जी वर्ष 1933 में, नवंबर 1933 में छत्तीसगढ़ आए थे। तो आने का कारण क्या था? तो भाई इनके आने का कारण था, देखो इस समय द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, लेकिन वो कारण नहीं था, कारण था हरिजन उद्धार आंदोलन। अगला क्वेश्चन दिया है, वर्ष 2011 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित पुखराज बाफना का संबंध किस क्षेत्र से है। तो जो पुखराज बाफना है ये चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस नृत्य में गीत के रूप में दोहों का प्रयोग किया जाता है। दोहा चौपाई किस नृत्य में इसका प्रयोग होता है? तो वो होता है राउत नाचा में, राउत नाचा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य की जनजाति जनसंख्या देश के कुल जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये होगा आपका 6.2%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, गंधेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था। गंधेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है भाई? सिरपुर में है। तो इसका जीर्णोद्धार करवाया था बिंबाजी भोसले ने। ध्यान रखना, बिंबाजी भोसले मराठा शासक। अगला क्वेश्चन दिया है, डेबरीधुर का संबंध किससे था। डेबरीधुर जो है ना, इसका संबंध है भूमकाल विद्रोह से। जो गुंडाधुर है ना, उसका एक तरह से मतलब खास था डेबरीधुर।
अगला क्वेश्चन जो कि वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, बस्तर रियासत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय के समय बस्तर का शासक कौन था? तो देखो, बस्तर का विलय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कब हुआ? 1854 में। इस समय बस्तर के शासक थे भैरमदेव, राजा भैरमदेव। तो इसके समय में जो है ना बस्तर का विलय हुआ, 1853 में ये राजा बना था। तो भाई इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके, और लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।